नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी चुनाव आयोग से इंडिया गठबंधन के प्रतिनिधियों की मुलाकात की, कांवड़ यात्रा को लेकर छिड़े विवाद की, देखेंगे संसदीय समिति की बैठक में क्यों मचा घमासान, एयर इंडिया हादसे की जांच में क्या हुआ नया खुलासा, जानेंगे संसद सुरक्षा मामले से जुड़ी याचिका पर क्या है कोर्ट का फैसला, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। किसका साथ किसका विकास, विदेशी खाद को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी को घेरा, चीन पर ज्यादा निर्भरता का लगाया आरोप। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता के बंगले का होगा रेनोवेशन, 24 एसी 5 स्मार्ट टीवी लगेंगे। केजरीवाल के बंगले को भाजपा ने कहा था शीश महल। पटना के ज्ञान भवन में बीजेपी की बैठक में कुर्सी ढूंढते रह गए पूर्व सांसद अश्विनी चौबे, मंच पर बैठने की जगह नहीं मिली तो नीचे उतरे, थोड़ी देर बाद प्रोग्राम छोड़कर निकल गए। शेयर बाजार में गिरावट, 287 अंकों की गिरावट के साथ 83,409 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 88 अंकों की गिरावट के साथ 25,453 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार में वोटिंग लिस्ट के पुनरीक्षण ने सियासी पारा गरमा दिया है, क्योंकि पहली बार मतदाताओं से उनकी नागरिकता को लेकर सवाल उठ रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव की जगह 2003 की वोटिंग लिस्ट जारी की जा रही है। पहले से ही वोटिंग लिस्ट को लेकर सवालों में घिरा चुनाव आयोग की नई कवायद ने इंडिया गठबंधन को चिंता में डाल दिया है। इसे लेकर आज इंडिया गठबंधन के प्रतिनिधि चुनाव आयोग पहुंच गए। तो क्या हुआ इस बैठक में, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा चुनाव इसी साल होने हैं और चुनाव आयोग वोटिंग लिस्ट के पुनरीक्षण के काम में जुटा हुआ है। 2003 की वोटिंग लिस्ट को आधार माना जा रहा है और इसके बाद जिन लोगों के नाम वोटिंग लिस्ट में जोड़े गए हैं उनसे ये बताने को कहा जा रहा है कि वो किस देश के नागरिक हैं। भारत के नागरिक हैं तो इसे साबित करने को कहा जा रहा है। करीब 3 करोड़ वोटरों की नागरिकता पूछी जा रही है, जिसे लेकर इंडिया गठबंधन ने चुनाव आयोग के साथ बीजेपी को भी घेर लिया है। बिहार में चोरी छिपे एनआरसी लागू करने के आरोप लगाए गए हैं। बीजेपी विरोधी वोटरों के नाम वोटिंग लिस्ट से काटने की साजिश रचने की बात कही जा रही है और अब इंडिया गठबंधन का प्रतिनिधिमंडल इसे लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त से मिला। विपक्ष की तरफ से चुनाव से ठीक पहले इस तरह की कोशिश पर सवाल उठाए गए, जिसका फायदा सत्तारूढ़ दल को मिल सकता है। इंडिया गठबंधन के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलकर इस अलोकतांत्रिक प्रक्रिया का कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए इसे तत्काल रोकने की मांग की। वोटिंग लिस्ट में हुए बदलाव को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भविष्य में पीएम मोदी बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा देंगे और पूरा प्रभार अपने हाथ में ले लेंगे। चुनाव आयोग कठपुतली बन गया है। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि वोट का अधिकार छीना जा रहा है और चुनाव आयोग राजनीतिक दलों के साथ बैठक नहीं कर रहा। न्याय कहाँ है? चुनाव आयोग ने कभी भी पीएम मोदी और अन्य प्रमुख नेताओं के खिलाफ उनके भाषणों को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने विपक्षी दलों पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार में मतदाता पुनरीक्षण का काम चल रहा है। सियासी दलों को चाहिए कि वो अपने बूथ लेवल एजेंटों की नियुक्ति करें, जिससे बाद में चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठाए जा सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही बना हुआ है कि आखिर बिहार चुनाव से पहले इस तरह की प्रक्रिया की क्या जरूरत पड़ गई। चुनाव आयोग सवालों से घिरा हुआ है तो विवाद कांवड़ यात्रा को लेकर भी छिड़ गया है। बीजेपी सरकारों ने सावन का महीना शुरू होने से पहले ही कुछ प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है, जिसे लेकर मुस्लिम समुदाय में नाराजगी है। उनके इस आदेश को ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन ने तुगलकी फरमान करार दिया है। वहीं दिग्विजय सिंह ने भी नफरत न फैलाने की बात कही है। तो क्या है राज्य सरकारों का ये फैसला जिस पर मचा बवाल? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। महज 8 दिन बाद सावन का महीना शुरू होने वाला है। शिव भक्तों के लिए ये महीना काफी खास होता है। शिव भक्त कांवड़ यात्रा पर जाते हैं, लेकिन शुरू होने से पहले ही एक बार फिर ये यात्रा विवादों से घिर गई है। एक बार फिर नेम प्लेट और नॉनवेज को लेकर बहस छिड़ गई है। बीजेपी शासित राज्यों में खासतौर पर इस यात्रा को लेकर कई प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड सरकार ने कुछ नए नियम लागू किए हैं। दुकानों पर मालिक का नाम, लाइसेंस और पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। उत्तराखंड में मास्क की दुकानें बंद करने के आदेश दिए गए हैं। इन नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा, जिस पर अब पूरा समाज 2 गुटों में बंट गया है। इस मुद्दे को लेकर सियासी बयानबाजी भी छिड़ गई है। मुस्लिम नेताओं ने इस फैसले पर आपत्ति जताई है। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन ने इसे तुगलकी फरमान करार दिया।
एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि देश का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, सभी धर्म की सरकार है, तो फिर एक धर्म के लिए क्यों काम किया जा रहा है? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि बीजेपी साझा संस्कृति और साझा विरासत को नष्ट करना चाहती है। जो लोग भक्ति में सराबोर आते हैं, उनकी सेवा में सभी लोग लगे रहते हैं। वो मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से होकर भी गुजरते हैं। मुसलमान भी उनकी सेवा करने का काम करते हैं। इनको इससे भी परेशानी होती है। उन्होंने पिछले सावन में छिड़े नेम प्लेट विवाद का जिक्र करते हुए कहा कि पिछली बार भी इन्होंने कोशिश की थी, लेकिन पिछली बार भी लोगों ने उनकी कोशिशों को फेल कर दिया था। इस बार भी फेल कर देंगे। दरअसल पिछले साल योगी सरकार के नेम प्लेट लगाने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई थी, लेकिन अब एक बार फिर ये कदम उठाए जा रहे हैं तो इसका विरोध भी बढ़ता जा रहा है। इस पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि जब कांवड़ यात्रा का इस्तेमाल नफरत का माहौल बनाने के लिए किया जाता है तो ये स्वीकार्य नहीं है। अब ऐसे में देखना होगा कि इस बार क्या बीजेपी सरकार का ये फैसला टिक पाएगा या उसे बैकफुट पर आना पड़ेगा। कांवड़ यात्रा से पहले ही बवाल मच गया है तो हंगामा ग्रामीण विकास और पंचायती राज की संसदीय समिति की बैठक में भी हुआ। बैठक में मेधा पाटकर और प्रकाश राज की मौजूदगी पर बीजेपी सांसदों ने तीखा विरोध जताया और वॉकआउट कर दिया। समिति अध्यक्ष कांग्रेस सांसद सप्तगिरी उलाका ने बताया कि 17 में से 11 बीजेपी सांसदों के बहिष्कार से कोरम टूट गया, जिससे बैठक रद्द हो गई। तो क्या है पूरी खबर, क्यों हुआ प्रकाश राज और मेधा पाटकर का बहिष्कार, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। भूमि अधिग्रहण कानून पर चर्चा के लिए लोकसभा की एक संसदीय समिति की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन ये शुरू होने के कुछ देर में ही समाप्त कर दी गई। इसका कारण था बीजेपी के सांसदों का सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर और अभिनेता प्रकाश राज की मौजूदगी पर विरोध और वॉकआउट। बीजेपी सांसदों ने दोनों को राष्ट्र विरोधी, विकास विरोधी और अर्बन नक्सल जैसे शब्दों से संबोधित किया। ये बैठक ग्रामीण विकास और पंचायती राज पर संसदीय समिति की थी, जिसकी अध्यक्षता ओडिशा से कांग्रेस सांसद सप्तगिरी शंकर उलाका कर रहे थे। इस समिति में कुल 29 सदस्य हैं। जानकारी के मुताबिक बैठक में 17 सांसद मौजूद थे, जिनमें 11 तो बीजेपी के ही थे। इन सभी बीजेपी सांसदों ने मेधा पाटकर और प्रकाश राज की मौजूदगी पर आपत्ति जताते हुए बैठक से वॉकआउट कर दिया। इसके बाद कोरम यानी न्यूनतम उपस्थिति पूरी न होने के कारण उलाका को बैठक रद्द करनी पड़ गई। कांग्रेस की तरफ से दावा किया गया है कि बैठक में बीजेपी की सहयोगी जनता दल सेक्युलर के नेता और पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा भी थे, लेकिन उन्होंने बहिष्कार नहीं किया। बीजेपी सांसदों का कहना था कि मेधा पाटकर, जो नर्मदा बचाओ आंदोलन की अगुवा रही हैं और सरदार सरोवर बांध परियोजना के खिलाफ अभियान चला चुकी हैं, उन्हें बुलाने से पहले समिति को सूचित करना चाहिए था। एक बीजेपी सांसद ने तो यहां तक कह दिया कि अगर मेधा को बुलाया जा सकता है तो पाकिस्तान के पीएम को भी बुलाया जा सकता है। वहीं प्रकाश राज, जो हर मुद्दे पर खुलकर बोलते हैं, खासतौर पर दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक के मुद्दों को लेकर, उनकी उपस्थिति पर भी बीजेपी ने विरोध किया। समिति के अध्यक्ष उलाका ने बचाव करते हुए कहा कि सामाजिक कार्यकर्ताओं और विशेषज्ञों को बुलाना संसदीय समितियों की सामान्य प्रक्रिया है। बीजेपी सांसद राजू बिस्ता ने कहा कि अतिथियों की सूची पहले साझा नहीं की गई, जिससे राजनीतिक लाभ उठाने का शक हुआ। ये मामला अब राजनीतिक गलियारों में गरमाया हुआ है। राजनीतिक गलियारों में ये बैठक चर्चा का विषय बनी हुई है, तो जवाब एयर इंडिया हादसे को लेकर भी मांगे जा रहे हैं। जिन लोगों ने इस हादसे में अपने अपनों को खो दिया, वो ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ये जानना चाहती है कि आखिर ये घटना हुई क्यों, किसकी लापरवाही से इतने लोगों की जान चली गई। दुर्घटना की वजह का पता लगाने के लिए जांच चल रही है और अब शुरुआती जांच में बड़ा खुलासा सामने आया है। देखिए ये रिपोर्ट। अहमदाबाद में हुई दुर्घटना के कारणों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। शुरुआती जांच में इस बात की संभावना जताई जा रही है कि दोनों इंजनों के फेल हो जाने के कारण ये दुर्घटना हुई थी। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB के सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। जांच में सामने आया है कि रैम एयर टरबाइन रैट केवल तब सक्रिय होती है जब दोनों इंजन बंद हो जाते हैं। हादसे से ठीक पहले ये सक्रिय हो गई थी। शुरुआती जांच के मुताबिक विमान में 2 जनरल इलेक्ट्रिक GE इंजन लगे थे। AAIB इस बात की जांच कर रहा है कि क्या बिजली की खराबी, ईंधन में मिलावट या इंजन नियंत्रण प्रणाली की विफलता के कारण एक साथ बिजली चली गई। GE ने फिलहाल इस रिपोर्ट पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। एयर इंडिया ने भी कुछ बयान नहीं दिया है। एयर इंडिया द्वारा किए गए उड़ान सिमुलेशन में टेक ऑफ के दौरान बोइंग 787 के लैंडिंग गियर और विंग फ्लैप वापस खींचे गए थे। वीडियो फुटेज से पुष्टि होती है कि विमान उड़ान भरने के बाद ऊंचाई पर नहीं जा सका और सीधा नीचे गिरा। वहीं रैट की तैनाती दर्शाती है कि दोनों इंजन फेल हो चुके थे, जो एक बेहद दुर्लभ स्थिति है। फिलहाल 2 स्तर पर जांच चल रही है।
AAIB की तकनीकी टीम जांच कर रही है, जिसमें विमान के इंजन की विफलता और सिस्टम की पड़ताल की जांच की जा रही है। वहीं गृह सचिव के नेतृत्व में अलग जांच हो रही है, जो मानवीय भूल या सुरक्षा में चूक की जांच पर केंद्रित है। आपको बता दें कि इस विमान हादसे में 241 यात्री और मेडिकल कॉलेज के छात्रों समेत कुल 270 लोगों की जान चली गई। टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद विमान ऊंचाई नहीं पकड़ सका और सीधे एक मेडिकल कॉलेज की छत पर गिर गया। इस हादसे ने हवाई यात्रा में सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस बीच एक बार फिर संसद की सुरक्षा में चूक का मामला सुर्खियों में है। यह घटना 13 दिसंबर 2023 को हुई थी, जब लोकसभा में पीली गैस छोड़ी गई थी। और अब इस मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 आरोपियों नीलम आजाद और महेश कुमावत को लेकर बड़ा आदेश दिया है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट के इस आदेश का विरोध किया है। तो क्या है हाईकोर्ट का आदेश और क्या है ये पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। दिल्ली हाईकोर्ट ने 13 दिसंबर 2023 को हुए संसद की सुरक्षा में चूक मामले में 2 आरोपियों नीलम आजाद और महेश कुमावत को 2 जुलाई को जमानत दे दी। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने दोनों को 50,000 रुपए के निजी मुचलके और 2 जमानतदारों के साथ राहत प्रदान की। लेकिन इसके साथ ही कोर्ट ने सख्त शर्तें भी लगाईं, जिसमें आरोपियों को मीडिया से बात करने, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने या सोशल मीडिया पर मामले से जुड़ी कोई भी पोस्ट करने से मना किया गया है। इसके अलावा उन्हें दिल्ली छोड़ने की भी इजाजत नहीं है और हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 10 बजे संबंधित पुलिस स्टेशन में उन्हें हाजिरी देनी होगी। दरअसल ये मामला 2001 के संसद हमले की बरसी का है, जब लोकसभा के शून्यकाल के दौरान 13 दिसंबर 2023 को सागर शर्मा और मनोरंजन डी दर्शक दीर्घा से सदन में कूद गए। उन्होंने पीली गैस छोड़ी और नारेबाजी की। वहीं नीलम आजाद और अमोल शिंदे ने संसद परिसर के बाहर रंगीन गैस का स्प्रे कर तानाशाही नहीं चलेगी के नारे लगाए। घटना में शामिल 6 आरोपियों पर यूएपीए और भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया। दिल्ली पुलिस ने जमानत का विरोध करते हुए इसे आतंकी कृत्य बताया, लेकिन कोर्ट ने यूएपीए की प्रासंगिकता पर सवाल उठाए। नीलम और महेश ने निचली अदालत के जमानत खारिज करने के आदेश को चुनौती दी थी। पुलिस ने जमानत का विरोध करते हुए इसे आतंकी कृत्य बताया, लेकिन कोर्ट ने आरोपियों को राहत दे दी। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है और इस पर कोर्ट के विस्तृत फैसले का इंतजार है। कोर्ट के इस फैसले पर दिल्ली पुलिस ने विरोध जताया है, तो सवाल पीएम मोदी की विदेश यात्रा पर भी उठ रहे हैं। पीएम 5 देशों की यात्रा पर रवाना हो गए हैं, जिनमें घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया शामिल है। उनका ये विदेश दौरा अपने आप में ऐतिहासिक माना जा रहा है। उनका ये दौरा वैश्विक स्तर पर भारत की उपस्थिति को मजबूत बनाने के साथ ही इन देशों के साथ भारत के व्यापारिक और कूटनीतिक संबंध और बेहतर होंगे। तो क्या कुछ खास है पीएम मोदी के इस दौरे में, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पीएम मोदी का विदेश दौरा शुरू हो गया है। वो अपनी 5 देशों की यात्रा दक्षिण अफ्रीका के देश घाना से शुरू कर रहे हैं। उनकी ये यात्रा इसलिए ऐतिहासिक मानी जा रही है क्योंकि ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की 3 दशक में पहली घाना यात्रा है। इससे पहले 1957 में पंडित नेहरू और 1995 में पीएम नरसिम्हा राव घाना के दौरे पर गए थे। अब बात करें पीएम मोदी के दौरे की, तो घाना पहुंचकर पीएम मोदी वहां के राष्ट्रपति जॉन महामा से मुलाकात करेंगे। उनके लिए स्टेट डिनर होस्ट होगा। दोनों नेता द्विपक्षीय व्यापार और रिश्तों पर चर्चा करेंगे। इस दौरान एनर्जी, खेती और डिजिटल तकनीक और वैक्सीन हब डेवलप करने के क्षेत्र में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। भारत का यूपीआई और डिजिटल पेमेंट सिस्टम घाना में लाने पर भी बातचीत होगी। इसके अलावा पीएम घाना की संसद और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के 15,000 लोगों को संबोधित करेंगे। भारत और घाना के बीच पहले से ही बेहद अच्छे संबंध रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दोनों देश एक दूसरे के मजबूत समर्थक रहे हैं। भारत और घाना दोनों ही गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी NAM के सदस्य हैं और घाना ने भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के दावे का समर्थन भी किया है। कोविड-19 महामारी के दौरान भारत ने घाना को 6 लाख कोविड वैक्सीन की मदद दी थी। वैसे घाना और भारत दोनों के बीच एक और समानता है। दोनों ही देशों में आजादी का संग्राम गांधी के नेतृत्व में लड़ा गया। क्वामे नक्रुमा, जो घाना के सबसे बड़े नेता थे, जिन्हें अफ्रीका का महात्मा गांधी भी कहा जाता है, उन्होंने अमेरिका में पढ़ाई के दौरान महात्मा गांधी के विचार पढ़े और उनसे बहुत प्रभावित हुए। इसके बाद घाना आकर उन्होंने कन्वेंशन पीपल्स पार्टी यानी CPP बनाई और देश में आजादी की लड़ाई शुरू की। 6 मार्च 1957 को नक्रुमा की अगुवाई में घाना अफ्रीका का पहला देश बना जिसने ब्रिटेन से आजादी हासिल की। और अब पीएम मोदी का ये दौरा मौजूदा वक्त में दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करेगा।
हालांकि विपक्ष ने उनके दौरे पर सवाल उठाते हुए तंज कसा है। उद्धव गुट की शिवसेना ने पीएम मोदी पर देश के असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए विदेश जाने का आरोप लगाया है। पीएम के इस दौरे को लेकर विपक्ष हमलावर है, तो बढ़ती महंगाई के बीच ओला उबर को मिली सहूलियत को लेकर भी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए नए नियम जारी किए हैं, जिनके तहत ओला उबर के दाम बढ़ सकते हैं। इस फैसले के आते ही कांग्रेस ने सरकार पर जनता की जेब में छेद करने का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला है। तो क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ओला, उबर, रैपिडो और इनड्राइव जैसी राइड हेलिंग सेवाओं के लिए नए नियम जारी किए हैं, जो यात्रियों की जेब पर भारी पड़ सकते हैं। नए नियमों के तहत पीक आवर्स में ये कंपनियां बेस फेयर से दोगुना किराया वसूल सकेंगी, जो पहले 1.5 गुना तक सीमित था। नॉन पीक आवर्स में भी किराया बेस फेयर का कम से कम 50% होगा। उदाहरण के लिए दिल्ली और मुंबई में जहां बेस फेयर 20 से 21 रुपए प्रति किलोमीटर है, वहां पीक आवर्स में ये 40 से 42 रुपए तक हो सकता है। सभी राज्य सरकारों को 3 महीने में ये नियम लागू करने होंगे। नए नियमों में राइड कैंसिलेशन पर भी सख्ती की गई है। अगर ड्राइवर बिना ठोस कारण राइड कैंसिल करता है तो किराए का 10% जुर्माना लगेगा, जिसे ड्राइवर और कंपनी मिलकर वहन करेंगे। यात्री की तरफ से राइड कैंसिल करने पर भी जुर्माना लगेगा। इस फैसले को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस ने लिखा, क्या आप भी ओला, उबर या रैपिडो से यात्रा करते हैं? अगर हाँ तो आपके लिए कुछ बुरी खबर है। मोदी सरकार ने कैब एग्रीगेटर्स को पीक आवर्स के दौरान बेस किराए से दोगुना शुल्क लेने की अनुमति दी है। गैर पीक आवर्स में आपको किराए में कोई राहत नहीं दी जाएगी। रद्द करने की स्थिति में आप पर 10% जुर्माना लगाया जाएगा। मोदी सरकार आपके जेब में छेद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। पीएम मोदी का मंत्र स्पष्ट है, जनता को तब तक लूटो जब तक ये चले। सरकार का दावा है कि ये नियम ड्राइवरों और यात्रियों के हित में है, लेकिन बढ़ते किराए और जुर्माने से आम आदमी पर बोझ बढ़ना तय है। अब राज्य सरकारों और राइड हेलिंग कंपनियों के कदम पर नजर रहेगी। यात्रियों को अब सफर की प्लानिंग में अपनी जेब का खास ध्यान रखना होगा। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर अपनी 5 देशों की यात्रा पर निकल चुके हैं। हालांकि हाल ही में वो एक इसी तरह की लंबी यात्रा से लौटकर वापस आए थे। उनका कहना है कि वो वैश्विक नेताओं से बातचीत करने के इच्छुक हैं। जाहिर सी बात है, जब कभी हमें किसी देश की ज़रूरत होती है, मित्र देश की ज़रूरत होती है, तो हमारे पास में ले दे के इजराइल के अलावा और कोई दिखाई नहीं देता है। और फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर महंगाई, भ्रष्टाचार, किसान, पहलगाम, मणिपुर, इस तरह के मुद्दे हैं जो लगातार उनका पीछा कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं उनसे डरकर वो भागना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।